नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो आज के वीडियो में मैं आपको हाईलाइट करवाने जा रहा हूँ चैप्टर 4 ऑडिट का, जो है स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिटिंग इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। इस चैप्टर के मैं सारे कीवर्ड्स आपको हाईलाइट करवाने जा रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हमेशा इस चैप्टर से एक क्वेश्चन तो आता ही है 5 मार्क्स का, और काफ़ी बार एक दो अटैम्प्ट तो ऐसे भी हैं जिसमें इस चैप्टर के 2 क्वेश्चन भी आ चुके। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से आपको इसको कवर करना है। वैसे ये चैप्टर मेरे क्वेश्चन बैंक में लगभग 99% कवर्ड है, एक दो टॉपिक के अलावा लगभग सारे टॉपिक इस चैप्टर के कवर्ड है। लेकिन मैं आपको हाईलाइट करवा देता हूँ ताकि जो भी स्टडी मेट से पढ़ता है वो स्टडी मेट से इस चैप्टर को कवर कर सके। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, चैप्टर नंबर 4 स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिटिंग इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। सबसे पहले आप आ जाओ इसके 4.2 पेज नंबर पे। की फीचर्स ऑफ एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट दे रखा है इसमें। सबसे पहले इसको देख लेते हैं अपन। इसमें आपको हाईलाइट करना है एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट इज एन इकोसिस्टम दैट कंबाइंस पीपल, प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी विद इन एन ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट। इसके बाद इसमें आपको अंडरलाइन करना है बिजनेस एप्लीकेशंस कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज एज फॉलोस। इसमें आपको अंडरलाइन करना है पैकेज सॉफ्टवेयर, एग्जाम्पल टैली, क्विक बुक्स। इसके बाद स्मॉल ईआरपी और एक ईआरपी एप्लीकेशंस। स्मॉल ईआरपी में एग्जाम्पल टैली ईआरपी और सैप बिजनेस वन। इसका एग्जाम्पल ईआरपी एप्लीकेशन का सैप ईसीसी ओरेकल। ये आप इसमें अंडरलाइन कर लो, और इसको यहाँ से करना है क्योंकि ये क्वेश्चन बैंक में कवर नहीं है। इसका क्वेश्चन आज तक नहीं आया इस वाले टॉपिक का, की फीचर्स का, की फीचर्स। तो ये यहाँ से अंडरलाइन कर लो और यहाँ से कवर कर लेना। अब अपन आगे कंटिन्यू करते हैं इसमें। अब आप आ जाओ यहाँ पे पेज नंबर 4.4 पे। A real-time environment has several critical IT components that enable anytime, anywhere transactions to take place. They include, इसका क्वेश्चन भी आ चुका। अब रियल टाइम एनवायरनमेंट आईटी कंपोनेंट्स, इसका क्वेश्चन आता है रियल टाइम एनवायरनमेंट आईटी कंपोनेंट्स के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्रिटिकल कंपोनेंट, वो पूछता है। तो इसमें 4 दे रखे हैं, एक एप्लीकेशन, एक मिडिलवेयर, एक नेटवर्क, एक हार्डवेयर। एप्लीकेशन में एग्जाम्पल याद रख लेना आप, ईआरपी एप्लीकेशन, सैप ओरेकल। मिडिलवेयर एग्जाम्पल वेब सर्वर्स। नेटवर्क का एग्जाम्पल आप याद कोई भी रख सकते हो, वाइड एरिया नेटवर्क या लोकल एरिया नेटवर्क। और हार्डवेयर में सर्वर, डाटा सेंटर्स। ये आपको इसमें याद रखना है। इसके बाद आगे अपन आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। इसका भी क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका। पॉइंट नंबर 3 जो है इसका, अंडरस्टैंडिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। ये क्वेश्चन बैंक में कवर्ड है सारे, ऊपर वाला भी क्वेश्चन बैंक में कवर्ड है। अंडरस्टैंडिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, इसमें आपको अंडरलाइन करना है सबसे पहले, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट इज ऑफ ए कंपनी इज रिक्वायर्ड एज पर सेक्शन 315 शॉल इंक्लूड द फॉलोइंग। अब इसमें आपको अंडरलाइन करना है एप्लीकेशन यूज बाई कंपनी, फिर डिटेल्स ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स और आईटी रिस्क एंड कंट्रोल्स। ये इसमें अंडरलाइन कर लो। इसके बाद द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू डॉक्यूमेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंपनी ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट एज पर SA 230। ये अंडरलाइन कर लो। इसका क्वेश्चन नवंबर 20 में भी आया था, नवंबर 20 में भी इसका क्वेश्चन आया था। ये अंडरलाइन कर लो आप, क्वेश्चन बैंक में ऑलरेडी कवर्ड है वैसे ये। अब अपन आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। अगला ये टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंसिडरेशन ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट एट ईच फेज ऑफ ऑडिट साइकिल। इसका क्वेश्चन भी 2-3 बार आ चुका, कंसिडरेशन ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट एट ईच फेज ऑफ ऑडिट साइकिल। इसमें अंडरलाइन करना आपको, इन ए कंट्रोल बेस्ड ऑडिट एनवायरनमेंट ऑडिट अप्रोच कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड फेज कंप्राइजिंग ऑफ प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड कंप्लीशन। कंसिडरेशन एट एवरी फेज इज गिवन बिलो। अब कंसिडरेशन अपन देखते हैं क्या क्या आपको अंडरलाइन करना है। सबसे पहले कंसीडर रिस्क अराइजिंग फ्रॉम द यूज ऑफ आईटी सिस्टम। इसके बाद दूसरा इसमें आपको अंडरलाइन करना है परफॉर्मिंग वर्क थ्रू, while assessing IT governance reviewed। इसके बाद pervasive controls including segregation of duties। फिर टेस्टिंग फेस में नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ टेस्टिंग। इसके बाद IT systems and application
और एट कंप्लीशन स्टेज इवोल्यूशन ऑफ कंट्रोल डेफिशिएंसीज। ये इसको अंडरलाइन कर लेना, अच्छे से याद कर लेना, ये कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार इसका क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। ये मैंने इसके कीवर्ड्स आपको अंडरलाइन करवा दिए, कीवर्ड्स आपको एज इट इज लिखने पड़ेंगे और उसको अंडरलाइन भी करना पड़ेगा एग्जाम में, तो ही मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने ये कीवर्ड्स नहीं लिखे, उल्टे सुल्टे लिखे, चाहे आपका मतलब सेम है, मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये कीवर्ड्स तो आपको लर्न ही करने पड़ेंगे, चाहे कितना भी समझ लो, ये याद रखने पड़ेंगे और इसी से आपको मार्क्स मिलेंगे। आप कुछ नहीं बोल सकते इंस्टीट्यूट को कि हमने सेम लिखा आपको मार्क्स नहीं मिले, आपको सेम ये लिखना पड़ेगा तो ही वो मार्क्स देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। आप काफ़ी सारी सर्टिफाइड कॉपी देख सकते हो, फिर कुछ नहीं होगा, एक बार मार्क्स आ गए आपके, फिर उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। ये भी है यहाँ पे अपने यहाँ कुछ रीचेकिंग वगैरह का कुछ क्लोज नहीं है, तो एक बार मार्क्स आ गए फिर कुछ हो नहीं सकता। अब इस वाले टॉपिक का एक और आंसर दे रखा है, अल्टरनेटिव आंसर इंस्टीट्यूट ने, या तो ये कर दो यही नीचे वाला अल्टरनेटिव आंसर कर दो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये वाला आंसर ज़्यादा बेटर है। ये आंसर सिंपल भी पड़ेगा, आपके याद भी हो जाएगा। एक अल्टरनेटिव आंसर में आपको क्या करना पड़ेगा, ये 4 पॉइंट लिखने पड़ेंगे इसमें, रिस्क असेसमेंट, अंडरस्टैंड एंड इवेल्युएट, टेस्ट एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस और रिपोर्टिंग। और इसके अलावा फिर इनके अंदर के पॉइंट भी 2-2 3-3 याद करने पड़ेंगे। तो ये तो थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, इससे बढ़िया आप ऊपर वाला आंसर याद कर लो। इंस्टीट्यूट भी क्या करता है, इसका जब क्वेश्चन पूछता है कंसिडरेशन ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का, दोनों आंसर देता है, आपको जो याद हो सके वो याद कर लो। मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट वाला आंसर ज़्यादा ठीक है, फर्स्ट वाला आंसर याद भी कर सकते हो और थोड़ा सिंपल भी पड़ेगा। लेकिन दूसरा वाला जो आंसर है ये काफ़ी टेक्निकल है, इसकी लैंग्वेज ज़्यादा टफ है। वैसे इस चैप्टर की लैंग्वेज वैसे भी टफ है, क्योंकि ये एक तरीके से इसका चैप्टर है, इसका जो होती थी पहले सेम उसी टाइप का चैप्टर है। 1-2 टॉपिक तो इसका के उठा के दे दिया इन्होंने, तो ये इसका टाइप का चैप्टर है, तो थोड़ा लैंग्वेज टेक्निकल है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये 5 मार्क्स का हमेशा आता है और मैक्सिमम ये 9 मार्क्स तक आ सकता है, 5 to 9 मार्क्स। 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं और 1 क्वेश्चन भी आ सकता है, 1 क्वेश्चन तो गारंटी से इसमें आएगा। अब अपन आगे नीचे कंटिन्यू करते हैं इसको। अब आ जाओ आप अगले में, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट में आप आओ, बिकॉज ऑफ डायनामिक एनवायरनमेंट associated risk to business have also increased and companies have a need to continuously manage risk। अब इसमें अंडरलाइन करो एग्जाम्पल ऑफ रिस्क। एग्जाम्पल ऑफ रिस्क, ये क्वेश्चन भी कवर्ड है क्वेश्चन बैंक में ऑलरेडी। एग्जाम्पल ऑफ रिस्क में आपको ये नाम याद रखने पड़ेंगे, मार्केट रिस्क, रेगुलेटरी रिस्क वगैरह वगैरह, क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क। तो मार्केट रिस्क से एनवायरमेंट रिस्क, ये आप याद रख लेना, मेमोरी वर्ड बना लेना और मेमोरी वर्ड से याद रख लेना। मेमोरी वर्ड कैसे बनाते हो, हर वर्ड का पहला, हर जो आपकी हेडिंग हर वर्ड है इसका पहला वर्ड उठा लो, MRTFOCBPE। इसको मेमोरी वर्ड वाला जो सॉफ्टवेयर होते हैं गूगल पे काफ़ी सारे मिल जाएंगे, उसमें डालो, वो आपको एक मेमोरी वर्ड बना के दे देगा, आपको याद भी अच्छे से हो जाएगा। और आप ये मेमोरी वर्ड बना के जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें आप नीचे कमेंट भी कर सकते हो, ताकि बाकियों की हेल्प हो जाए। तो अगर आप कोई मेमोरी वर्ड बनाते हो तो नीचे कमेंट कर देना, जैसे आपने काफ़ी सारे पुरानी वीडियोस में कर रखे हैं, ऑडिट ऑफ बैंक वाले चैप्टर के, ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी के चैप्टर में। तो इस चैप्टर में भी आप ऐसे कर सकते हो कि आप मेमोरी वर्ड बनाओ और नीचे कमेंट कर देना, बाकियों की भी उससे हेल्प हो जाएगी। अब अपन आगे कंटिन्यू करते हैं इसमें, ये फालतू है इसमें, इसके बाद अगला पैराग्राफ बिल्कुल फालतू है। अब यहाँ आ जाओ, वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट इज द रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। द रिस्क असेसमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व्स कंसिडरेशन फॉर। तो इसका क्वेश्चन बन सकता है, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व्स कंसिडरेशन फॉर। ये क्वेश्चन बैंक में कवर नहीं है, इसका क्वेश्चन आज तक नहीं आया, आगे आ सकता है कभी भी। अभी तक RT PMT भी कहीं नहीं आया इसका क्वेश्चन, तो आगे इसका क्वेश्चन आ सकता है। रिस्क असेसमेंट प्रोसेस के कंसिडरेशन क्या क्या है, तो इसमें आपको याद रखना पड़ेगा, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, असेसमेंट क्राइटेरिया, डेफिनेशन ऑफ की परफॉर्मेंस एंड की इंडिकेटर्स, रिस्क एप्टाइट, रिस्क स्कोर्स, असेस रिस्क, यूज ऑफ डाटा एंड मैट्रिक्स, प्रायोरिटाइज रिस्क और बेंचमार्किंग। मतलब पूरा ही याद रखना पड़ेगा, पूरे कीवर्ड्स इसमें आप अपने आप दे रखें, तो ये अंडरलाइन करना आपको। इसके बाद टाइपिकल रिस्क असेसमेंट प्रोसेस के फेस, ये फेस है एक तरीके से रिस्क असेसमेंट प्रोसेस के फेस हैं या स्टेप्स हैं, ऐसा मान सकते हो। और वो कंसिडरेशन, ऊपर वाला कंसिडरेशन है, नीचे वाला फेस है। उल्टा सुल्टा आंसर मत लिख देना, अच्छे से इनकी हेडिंग याद कर लेना, ऊपर की जो इनकी क्वेश्चन वाली हेडिंग है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या बनेगा, वो भी अच्छे से याद रखना इस चैप्टर में, नहीं तो उल्टे सुल्टे आंसर आप दे दोगे, क्योंकि लगभग सेम हेडिंग है इसमें, तो वो भी अच्छे से आपको इसमें याद रखनी है। तो ऊपर वाला क्या है, कंसिडरेशन, ऊपर वाला है कंसिडरेशन, और नीचे वाला एक तरीके से फेस, ये फेस है, या एक तरीके से साइकिल भी बोल सकते हैं इसको, या इसके स्टेप्स भी, ये भी बोल सकते हैं। तो ये फेस एक तरीके से, या साइकिल भी बोल सकते हैं इसको। और ये वाला क्वेश्चन भी क्वेश्चन बैंक में कवर्ड है, चैप्टर 3 में भी कवर्ड है, ये चैप्टर 3 में भी है, चैप्टर 4 में भी है। तो इसमें डिफाइन बिजनेस ऑब्जेक्टिव एंड गोल, आइडेंटिफाई इवेंट्स, असेस लाइकलीहुड, रेस्पॉन्ड एंड मिटिगेट रिस्क और असेस रेजिडुअल रिस्क, ये आपको इसमें अंडरलाइन करना है। अब अपन आगे कंटिन्यू करते हैं इसको, ये स्टार लगा लेना क्योंकि ये क्वेश्चन बैंक में कवर्ड नहीं है, यहाँ से आपको पढ़ना पड़ेगा। रिस्क असेसमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व्स कंसिडरेशन फॉर, कंसिडरेशन कवर्ड नहीं है क्योंकि इसका क्वेश्चन आज तक नहीं आया, आगे आने के चांस है इसके।
कभी कभी इंस्टीट्यूट जब टफ पेपर बनाता है ना, तो क्या करता है, अपने जितने भी क्वेश्चन उसके आए हुए हैं, जो आरटीपी में उसने दिए हैं, एमटीपी में दिए हैं, या पास्ट पेपर में दिए हैं, या एसएम क्या बोलते हैं एसएम में दे रखे हैं पीछे, या पुरानी पीएम में दे रखे हैं, उन क्वेश्चन को साइड करके जो बचा हुआ रहता है मटेरियल, बचा हुआ जो मटेरियल रहता है वो लगभग 20% मटेरियल रहता है। 80% तो इसके क्वेश्चन कवर है इंस्टीट्यूट के, 80% तो इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछ चुका, लेकिन 20-30% इंस्टीट्यूट का बचा हुआ मटेरियल रहता है स्टडी मेट का, वो उसमें से उठाता है। कभी कभी ऐसा करता है इंस्टीट्यूट, ऐसा काफ़ी बार कर चुका है। जब इंस्टीट्यूट टफ पेपर बनाता है तो जो चीज़ें उसने छोड़ रखी है, जैसे इस चैप्टर में ये छोड़ रखा है, ये पूछ लेगा। क्योंकि लोग क्या करते हैं, खाली क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं, अंदर का ऐसा तो देखता ही नहीं कोई, तो फिर वो ऐसा पूछता है टफ पेपर जब भी बनाता है। तो इनको स्टार लगा लेना, ये भी पढ़ना है आपको। अपन को पूरा चैप्टर कवर करना है, अपन को 0% रिस्क पे जाना है, पूरी कवरेज करनी है अपन को। अब अपन आते हैं, क्योंकि चैप्टर जो मैं करवा रहा हूँ पहले कैटेगरी ए चैप्टर आपको हाईलाइट करवा रहा हूँ सारे के सारे, और कैटेगरी ए चैप्टर अपन को पूरे कवर करने हैं। अब आ जाते हैं अपन आगे, असेसिंग आईटी रिलेटेड रिस्क एंड कंट्रोल। अब इसमें आप यहाँ आ जाओ, controls that are put in place to mitigate IT risk and to maintain confidentiality, integrity and availability and security of data are as follows. जनरल IT कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल, IT डिपेंडेंट कंट्रोल। पहले पूरा टॉपिक इसका में हुआ करता था, ये पूरा का पूरा टॉपिक। अब इन्होंने यहाँ ऑडिट में डाल दिया इसको, इसका हटा के यहाँ डाल दिया ये वाला टॉपिक। अब आ जाते हैं इसमें जनरल IT कंट्रोल पे। जनरल IT कंट्रोल, इसमें आपको अंडरलाइन करना है पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स that relate to many applications and support the effective functioning of application controls. Maintain the integrity of information and security of data. Commonly include, अब कौन कौन से इंक्लूड है, डाटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्विजिशन, प्रोग्राम चेंज, एक्सेस सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिस्टम एक्विजिशन, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। ये इसमें आप अंडरलाइन कर लो। इसके बाद यहाँ अंडरलाइन कर लो मिटिगेट द IT स्पेसिफिक रिस्क, मिटिगेट द IT स्पेसिफिक रिस्क। यहाँ एक अंडरलाइन और कर लेना, हेंस जनरल IT कंट्रोल्स आर नोन एज परवेसिव कंट्रोल और इनडायरेक्ट कंट्रोल। इसका MCQ भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन बैंक में ऑलरेडी कवर्ड है ये। अब आ जाओ नीचे, ये कुछ काम का नहीं है। इसके बाद आप आ जाओ यहाँ पे IT डिपेंडेंट कंट्रोल से ऊपर एप्लीकेशन कंट्रोल। पहले एप्लीकेशन कंट्रोल में आ जाओ। एप्लीकेशन कंट्रोल, ये भी क्वेश्चन बैंक में कवर्ड है। एप्लीकेशन कंट्रोल इंक्लूड बोथ automated or manual control that operate at business process level, can be preventive as well as detective in nature, relate to procedures used to initiate, record, process and report transactions, helps to ensure that transactions are authorized, accurately recorded and processed. Embedded into IT applications, examples of automated applications include edit checks, validation of input data, sequence number check, limit check, range check और reasonableness check। ये अंडरलाइन कर लो एप्लीकेशन कंट्रोल्स। इसके बाद IT डिपेंडेंट कंट्रोल, ये क्वेश्चन बैंक में नहीं है कवर्ड, ये यहाँ से कर लेंगे अपन। IT डिपेंडेंट कंट्रोल आर बेसिकली मैनुअल कंट्रोल्स that make use of some form of data or information. Design and effectiveness of such controls depend on reliability of source data। ज़्यादा काम का नहीं है, फिर भी अंडरलाइन कर लो इतना सा। अब आ जाओ आप आगे, ये अपन ने तीनों टाइप के कंट्रोल देख लिए। अगला इवेल्युएटिंग रिस्क एंड कंट्रोल एट एंटिटी लेवल एंड प्रोसेस लेवल। इसका क्वेश्चन भी क्वेश्चन बैंक में कवर्ड है। अब आ जाते हैं अपन एंटिटी लेवल रिस्क एंड कंट्रोल। The controls that operate across a country at all levels, from board and top management to department and transaction level, are known as ELC. Characteristics of ELC क्या क्या है? ये होते हैं परवेसिव कंट्रोल, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा पार्ट ऑफ कंपनी ओवरऑल इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क, और तीसरा सब्जेक्टिव बाई नेचर। ये तीन इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के कीवर्ड्स हैं। अब आ जाओ
ये दो तरह के होते हैं, देयर आर डायरेक्ट एंटिटी लेवल कंट्रोल एंड इनडायरेक्ट एंटिटी लेवल कंट्रोल। इसके बाद डायरेक्ट ELC ऑपरेट एट हायर लेवल देन बिजनेस एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन लेवल। प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट मिस स्टेटमेंट इन ए टाइमली मैनर। इसके बाद इनके एग्जाम्पल में आपको अंडरलाइन करना है। एग्जाम्पल इंक्लूड परफॉर्मेंस रिव्यूज, मॉनिटरिंग ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स। इसके बाद इनडायरेक्ट ELC। इनडायरेक्ट ELC में आपको अंडरलाइन करना है, डू नॉट रिलेट टू एनी स्पेसिफिक बिजनेस प्रोसेस, ट्रांजेक्शन और अकाउंट बैलेंस, and hence cannot prevent or detect misstatement. Examples include code of conduct, human resource policies, employee job roles and responsibilities. ये इसमें अंडरलाइन कर लो आप, कंपनी कोड ऑफ कंडक्ट। अब अपन इसमें आगे कंटिन्यू करते हैं। ये अंडरलाइन कर लो, वैसे क्वेश्चन बैंक में कवर्ड है ये भी, मैंने बोला ये चैप्टर लगभग क्वेश्चन बैंक में कवर्ड है। अब एक चीज़ और है, ये टॉपिक और देख लो। फॉलोइंग एग्जाम्पल्स शो हाउ द ऑडिटर परफॉर्म एन अंडरस्टैंडिंग एंड इवोल्यूशन ऑफ विशल ब्लोअर पॉलिसी इन ए कंपनी। ये क्वेश्चन बैंक में कवर्ड नहीं है, इसका क्वेश्चन आज तक नहीं आया, कभी आ सकता है इसका क्वेश्चन। तो कौन कौन से एग्जाम्पल दे रखें? कंपनी है विसल ब्लोअर पॉलिसी, डच कंपनी है। इसके बाद पॉलिसी डॉक्यूमेंटेड एंड अप्रूव्ड, कम्युनिकेटेड टू ऑल एम्प्लॉय अवेयर ऑफ दिस पॉलिसी, हैज द कंपनी टेकन मेजर्स। इसके बाद कंपनी मॉनिटर इफेक्टिवनेस ऑफ पॉलिसी फ्रॉम टाइम टू टाइम। और इसके बाद कंपनी डील विद डेविएशंस एंड नॉन कंप्लायंस, हाउ कंपनी डील विद डेविएशंस एंड नॉन कंप्लायंस। ये अंडरलाइन कर लो, ये क्वेश्चन बैंक में नहीं था एक। इसके बाद प्रोसेस लेवल फालतू है बिल्कुल, और ये फालतू चार्ट बना हुआ है। अब आ जाओ आप, ये करने के बाद यूजिंग रेलिवेंट एनालिटिकल प्रोसीजर्स, इसमें आ जाओ। इसमें आप अंडरलाइन करो, यहाँ से इन्होंने बोल्ड कर रखा है, जनरेटिंग एंड प्रिपेयरिंग मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑल सिस्टम डाटा यूजिंग प्रोसेस टूल्स एंड टेक्निक्स इज नोन एज डाटा एनालिटिक्स। डाटा एनालिटिक्स का क्वेश्चन एग्जाम में भी आ चुका, क्वेश्चन बैंक में भी कवर्ड है। डाटा एनालिटिक्स मेथड यूज्ड इन ऑडिट आर नोन एज कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स और कार्ड। इसके बाद ऑडिटर कैन अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ डाटा एनालिटिक्स फॉर सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ एन ऑडिटिंग इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। और इसमें आपको ये पांचों पॉइंट अंडरलाइन करने, प्रिलिमिनरी एनालिटिक्स, रिस्क असेसमेंट, कंट्रोल टेस्टिंग, जनरल एनालिसिस, इवोल्यूशन ऑफ डिफिशिएंसीज और फ्रॉड रिस्क असेसमेंट। इसके बाद आगे अंडरलाइन करना है आपको, देयर आर सेवरल स्टेप्स दैट शुड बी फॉलोड टू अचीव सक्सेस विद कार्ड एंड एनी अदर सपोर्टिंग टूल। ए सजेस्टेड अप्रोच टू बेनिफिट फ्रॉम द यूज ऑफ कार्ड, बेनिफिट फ्रॉम द यूज ऑफ कार्ड, ये आपको दे रखा है। इस टाइप्स ऑफ कार्ड में भी ये लिखना है और बेनिफिट ऑफ कार्ड भी आ जाए तो भी ये लिखना है। इंस्टीट्यूट दोनों चीज़ों में सेम आंसर लिखता है। स्टेप ऑफ कार्ड में भी आपको ये पॉइंट लिखने हैं नीचे वाले, और बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक आ जाए CAAT तो भी ये लिखना है आपको। क्या लिखना है? ये पॉइंट याद रखना है आपको इसमें पूरा का पूरा। ये 8 पॉइंट है। अंडरस्टैंडिंग बिजनेस एनवायरनमेंट, डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव, आइडेंटिफाई सोर्स, एक्सट्रैक्ट डाटा, वेरीफाई कंप्लीटनेस, अप्लाई क्राइटेरिया, वैलिडेट एंड कंफर्म रिजल्ट और रिपोर्ट एंड डॉक्यूमेंट रिजल्ट एंड कंक्लूजन्स। ये 8 पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे दोनों चीज़ों में। सेम आंसर इंस्टीट्यूट लिखता है इसमें। बाकी ये स्टेप है मेनली एक तरीके से, लेकिन बेनिफिट में भी इंस्टीट्यूट यही आंसर लिखता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट कॉपी पेस्ट करता है अपना आंसर स्टडी मेट से, तो वो यहाँ से कॉपी कट करता है इसको बेनिफिट को भी, और यहाँ से सेम आंसर चेपता है इंस्टीट्यूट। तो आपको भी यही चेपना है, बेनिफिट पूछे तो भी और स्टेप पूछे तो भी काट की। और ऊपर जो है डाटा एनालिटिक्स के बारे में बता रखा है, ऊपर वाले पॉइंट डाटा एनालिटिक्स के, नीचे वाले काट के। तो इस चैप्टर में जो क्वेश्चन की हेडिंग है वो अच्छे से याद रखना, क्योंकि इसमें मिक्स हो जाएगा नहीं तो सारी चीज़ें। चैप्टर छोटा है लेकिन क्वेश्चन की हेडिंग आपको अच्छे से याद रखनी है। अब ये चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन आ चुका, सम ऑफ द कॉमन स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस दैट आर रेलिवेंट। कॉमन स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस दे रखी है, इसमें आपको कुछ भी याद नहीं रखना, बस आपको हेडिंग याद रखनी है। इसमें बिल्कुल फालतू है, फिर भी हेडिंग याद रख लेना, क्वेश्चन बैंक में कवर्ड है। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, सेक्शन 143 ऑफ कंपनीज एक्ट, इसके बाद सार्बेनियस-ओक्सले एक्ट, इसके बाद ISO इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम ISMS, इसके बाद ITIL इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी, पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री, इसके बाद ये फालतू है अगला, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज और साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। पहले ये सारे टॉपिक इसका में हुआ करते थे, इनके यहाँ आपको नाम याद रखने, इनके अंदर की डिटेल बिल्कुल काम की नहीं है इस वाले टॉपिक के लिए। तो कुछ स्टैंडर्ड्स वगैरह बता रखे हैं, स्टैंडर्ड्स गाइडलाइंस एंड प्रोसीजर्स जो बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो हो रही है वो बता रखे हैं इनके रिगार्डिंग। इसके आपको नाम ओनली हेडिंग याद रखनी है, ओनली हेडिंग का आप मेमोरी वर्ड बना लेना और याद रख लेना। ये था इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक।
और ये चैप्टर कंप्लीट हुआ आपका। हम बाकी क्वेश्चन दे रखे हैं, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। मैंने जितना आपको हाईलाइट करवाया है टोटल क्वेश्चन उसमें कवर्ड है, और इसके अलावा कुछ इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। जितना मैंने आपको हाईलाइट करवाया पूरा का पूरा यहाँ मैंने कवरेज करवा दिया। अब इस चैप्टर में मैंने बताया लगभग ये क्वेश्चन बैंक में कवर्ड है, एक दो चीज़ों को छोड़ के। अब एक दो चीज़ें क्या क्या हैं एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर आप क्वेश्चन बैंक कर रहे हो तो क्वेश्चन बैंक के अलावा इसमें से क्या करना है फिर आपको, तो इसमें से आपको करना है एक तो ये वाला विशल ब्लोअर पॉलिसी वाला पॉइंट है। विशल ब्लोअर पॉलिसी वाला कभी भी एग्जाम में आ सकता है, ये पॉइंट एज इट इज उठ के एग्जाम में आ सकता है, तो ये पॉइंट एक बार देख लेना, ये एक पॉइंट है। इसके अलावा आपको इसमें देखना है इस चैप्टर में ये आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल देखना हो तो देख लेना, एक लाइन याद करनी हो तो, नहीं तो फालतू है, नहीं देखोगे तो चलेगा क्योंकि क्वेश्चन बैंक में कवर्ड नहीं है। बाकी ये सब क्वेश्चन बैंक में कवर्ड है ऑलरेडी। तो विशल ब्लोअर पॉलिसी के अलावा आपको जो इस चैप्टर में देखना है अलग से, एक ये देखना है रिस्क असेसमेंट प्रोसेस के कंसिडरेशन। रिस्क असेसमेंट प्रोसेस के कंसिडरेशन आपको देखने हैं, वो आपको यहाँ मिलेंगे, क्वेश्चन बैंक में नहीं मिलेंगे क्योंकि इसका आज तक क्वेश्चन नहीं आया, इसका भी क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। तो दूसरा पॉइंट ये देखना है आपको, अगर आप क्वेश्चन बैंक कर रहे हो खाली तो दो चीज़ हो गई। इसके बाद ये सब कवर्ड है ऑलरेडी, ये सब कवर्ड है, ये भी कवर्ड है। इसके अलावा आप ये देख सकते हो पहला पॉइंट की फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, ये तीसरा पॉइंट। तो तीन चीज़ और एक्स्ट्रा देखनी है। अगर आप क्वेश्चन बैंक करते हो तो तीन चीज़ें आपको यहाँ से कवर करनी पड़ेंगी, बाकी सारी चीज़ें ऑलरेडी क्वेश्चन बैंक में कवर्ड है और क्वेश्चन बैंक में कीवर्ड्स हाईलाइट है। तीन चीज़ें क्या क्या, एक की फीचर्स, एक रिस्क असेसमेंट प्रोसेस के कंसिडरेशन और एक विसल ब्लोअर पॉलिसी वाला जो पॉइंट था वो देखना है आपको। और खाली स्टडी मैट पढ़ते हो तो जितना मैंने हाईलाइट करवाया है इतना कर लेना, सारे क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे और कोई भी क्वेश्चन आया इसी से आएगा, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। ये चैप्टर की गारंटी है इस चैप्टर में, तो इस चैप्टर में और ये भी गारंटी है इस चैप्टर का 5 मार्क्स का वेटेज रहता है हमेशा। आप पेपर उठा के देख लो, हमेशा 5 मार्क्स का इसका क्वेश्चन आया है। और 2 या 3 अटैम्प्ट, 2 अटैम्प्ट तो ऐसे थे जिसमें 2 या 3 होंगे शायद अटैम्प्ट, जिसमें 8 नंबर तक का भी चैप्टर आया, 8 या 9 नंबर का भी चैप्टर आया, 2 क्वेश्चन भी आए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से कर लेना। हो सकता है 2 क्वेश्चन भी आ जाए, एक क्वेश्चन तो गारंटी से आएगा। तो छोटा चैप्टर है, अच्छे से आप इसको कवर कर लेना। मैंने पूरा हाईलाइट करवा दिया और बता भी दिया अगर आप क्वेश्चन बैंक फॉलो करते हो तो 3 चीज़ें आपको इसमें से एक्स्ट्रा और देखनी पड़ेंगी ताकि पूरी कवरेज हो जाए। 100% ये कवरेज हो जाएगी इस चैप्टर की, इतना आप कवर कर लोगे तो। ये था आपका चैप्टर 4 ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का, जो आपको अच्छे से कवर करना है। ये चैप्टर न्यू कोर्स के लिए, ओल्ड कोर्स में चैप्टर अलग है। ओल्ड कोर्स में जो देखोगे आप तो ये अलग चैप्टर है, तो न्यू कोर्स के लिए चैप्टर था ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, जो मैंने आपको पूरा हाईलाइट करवा दिया। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू सो मच।